हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर हिंदी में थोड़ा पार्ट संस्कृत का रखा गया है। उसमें आज हम आप लोगों को व्यंजन के प्रकार के बारे में बताएंगे। अगली वीडियो में हमने आप लोगों को संस्कृत बड़वाला के विषय में बताए थे, बड़ के प्रकार बताया गया था। इसके आगे हम लोग आज बड़ के प्रकार के विषय में आप लोगों को बताएंगे। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार। हमारा टॉपिक आज का है व्यंजन के प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लें कि व्यंजन किसे कहते हैं। यानी व्यंजन किसे कहा जाता है। व्यंजन किसे कहा जाता है। और व्यंजन को हम लोग फल के भी नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को यह बताएंगे कि व्यंजन को हम लोग हल क्यों कहते हैं। तो सारे व्यंजन को हल के अंतर्गत गिनाए गए हैं। यानी जो संपूर्ण व्यंजन है हमारे वो हल प्रत्याहार के अंतर्गत गिनाए गए हैं। इसीलिए हम लोग उसको हल के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में चाहे पूछा जाए कि हल कितने होते हैं या पूछा जाए व्यंजन कितने होते हैं, तो हम लोग कहेंगे 37। अब हम लोग आगे जानेंगे कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हमारा है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। और दूसरा हमारा क्या है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, तो हमारा क्या है, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा और लास्ट है ऊष्म व्यंजन। तीसरा और लास्ट क्या है, ऊष्म व्यंजन। पहला हमारा क्या है, स्पर्श व्यंजन। दूसरा क्या है, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा और लास्ट क्या है, ऊष्म व्यंजन। तो ये जो व्यंजन है तीनों, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और लास्ट क्या है, ऊष्म व्यंजन, ये हमारे तीनों व्यंजन माहेश्वर सूत्र में गिनाए गए हैं। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि हमारे ये व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद एक प्रकार हम लोग और देखते हैं, किसी किसी बुक में हम लोग देखते हैं कि बताया जाता है कि व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। तो चौथा प्रकार कौन सा है हमारा, संयुक्त। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन। ये हमारे ये चौथा व्यंजन यानी संयुक्त व्यंजन हमारे माहेश्वर सूत्र में नहीं गिनाया गया, इसीलिए हम इसको नहीं पढ़ते हैं। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं या पूछा जाए कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग वहां कहेंगे 3। यदि आंसर में 3 रहेगा तो पहले हम लोग 3 पे टिक करेंगे। यदि 3 नहीं है, यदि 4 लिखा गया है तो हम वहां पे 4 पे टिक करेंगे। लेकिन यदि 3 लिखा है क्वेश्चन में तो हम लोग प्राथमिकता पहले 3 पर ही देंगे। तो हम लोग पहले जानेंगे कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लोग स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहा जाता है, ये लिख दीजिएगा। स्पर्श व्यंजन इसको कहा जाता है संस्कृत में पादयो माव
आना। इस सूत्र किसने लिखा है बता दिया हम लोगों को। वरदराज ने अपनी लघु सिद्धार्थ कौमुदी में यह सूत्र लिखा है, सादयो माव साना। तो स्पर्श व्यंजन को हम लोग सादयो माव साना के भी नाम से जानते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भाग यानी आयु जैसे मूर्धा, तालु, दंत आदि से जो उच्चारण होता है उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग देखेंगे, जैसे का, गा, धा, अंगा। क्या है हमारा ये पांचों गण हमारे कहाँ से उच्चारित होते हैं। ये हमारे पांचों गण कंठ से उच्चारित होते हैं। एक बार उच्चारण करके देख लीजिए आप लोग। क, ख, ग, घ, ङ। यानी इसीलिए हम लोग इसको कंठ वर्ण भी कहते हैं। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि कंठ वर्ण कौन कौन से हैं, कितने होते हैं, या ऑप्शन में दे दिया जाए क, ख, ग और च, इसमें पूछा जाए कि इसमें से कंठ वर्ण कौन सा नहीं है, तो आप लोग किस पे टिक करेंगे, ता पे। इसको हम लोग कावड़ यानी कावड़ के भी नाम से जानते हैं, कावड़। तो का से लेके माँ तक हमारे कुल 25 वर्ण हुए हैं। इनको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो एक बार जान लेंगे कि आप लोग पांचों वर्ग का वर्ग, उसके बाद चा वर्ण, उसके बाद टा वर्ण, उसके बाद ता वर्ण, उसके बाद पा वर्ण। और इसको हम लोग पू, चू, टू, टू, पू के नाम से भी जानते हैं। यदि कोई पूछेगा कि का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप लोग कहिएगा का, ख, ग, घ। यदि पूछा जाए कि चा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो क्या कहेंगे आप लोग, च, छ, ज, झ। उसके बाद पूछा जाए कि टा टमाटर, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे, ट, ठ, ढ, ढ। पूछा जाए ता वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप लोग कहेंगे त, थ, ध, ध, न। इसी प्रकार से पा पूछा जाए पा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो प, फ, ब, भ, म। तो ये का के जितने वर्ण हैं यानी 5, इसका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से। इसीलिए हम इसको कंठीय वर्ण भी कहते हैं। उसके बाद है चा वर्ण, उसके बाद टा वर्ण, ता वर्ण, पा वर्ण। ऐसे सभी वर्गों का अपना अपना उच्चारण स्थान होता है। आगे की वीडियो में हम आपको उच्चारण स्थान के ही बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे, तो थोड़ा आप लोग यहाँ पर जान लीजिए। तो एग्जाम में पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे, 25 यानी 25। संस्कृत में कहेंगे पंचविंशत। मान लो एग्जाम में पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो हम लोग संस्कृत में कहेंगे पंचविंशत यानी 25। एक वर्ग में 5, एक वर्ग में 5 यानी 5 वर्ग है, तो 5 का गुणा 5 से करेंगे क्या हो जाएगा, 25 यानी कितने वर्ण हुए, 25। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार हमारा कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन बोलते रहिए आप लोग, अंतस्थ व्यंजन। इसको हम लोग क्या कहेंगे,
यड़ो, यड़ो अंता अस्था, यड़ो अंता अस्था। तो देखेंगे कि में अंठावस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं या अर्थस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत हमारे यड़ प्रत्याहार आते हैं। तो यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं देख लीजिए आप लोग। या, वा, रा, ला। एक बार याद देख लीजिए आप लोग। यड़ो अंता अस्था, व्याकरण शास्त्र में ये या वाराला यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इसको यड़ अंता अस्था के भी नाम से जाना जाता है। लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराज ने लिखा है यड़ो अंता अस्था। यड़ मीन्स यड़ जो प्रत्याहार, अंता मीन्स यानी अंदर से, अस्था मीन्स जो स्थित हो, यानी जो हमारे अंदर से स्थित होकर निकले वही हमारा अंतस्थ वर्ण है। जैसे हम लोग इसका उच्चारण करेंगे तो कैसे करेंगे, यवरला, यवरला। मान लो हम लोग एग्जाम दे रहे, मान लो भूल जाए कि अंतस्थ व्यंजन कौन है, हम लोग उच्चारण करके अपने मन में देख लेंगे। कैसे देखेंगे, उच्चारण करेंगे, हमारे साथ करिए आप लोग, यवरला, यवरला। तो हमें लगता है कि ये हम जो उच्चारण कर रहे हैं ये ध्वनि यहाँ पर हमारे अंदर से निकल रहा है, इसीलिए हम लोग इसको अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। एग्जाम में पूछा जाए कि यह अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं या कितने हैं, तो आप लोग कहेंगे 4 हैं। तो पूछा जाए कौन कौन से हैं, बताएंगे आप लोग या, वारा, ला। इसके बाद हम लोग तीसरा प्रकार कौन सा पढ़ेंगे। और हाँ एक बात रहेगी, इसको या, वारा, ला को हम लोग या, वा, रा, ला को हम लोग अर्ध स्वर के भी नाम से जाने जाते हैं। यानी हम एग्जाम में पूछा जाए कि अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, तो हम लोग वहाँ कहेंगे या, वारा, ला। क्यों इसे अर्ध स्वर कहते हैं, क्योंकि उसका उच्चारण हम लोग बहुत जल्दी करते हैं, या, वारा, ला, या, वारा, ला, इसीलिए इसको अर्ध स्वर के भी नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग तीसरा प्रकार पढ़ेंगे व्यंजन में। तीसरा प्रकार हमारा कौन सा है, ऊष्म व्यंजन। तीसरा व्यंजन हमारा कौन सा है, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो क्या कहते हैं, कल ऊष्माणा, कल ऊष्माणा। क्या है उस व्यंजन में, ये मतलब व्यंजन के प्रकार में तीसरा प्रकार है ऊष्म व्यंजन। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा गया है, वरदराज ने लिखा है कल ऊष्माणा। तो जान लीजिए कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, यानी ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, सा, 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 हा। तो इसे सल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ये चारों वर्ण हमारे सा, सा, हा सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए हम लोग इसको सल ऊष्माणा के भी नाम से जानते हैं। आओ बच्चों हम लोग देख लेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। तो ये सा, 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 हा, ये चारों वर्ण हमारे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आ रहे हैं। तो इसको हम लोग अब तक छोटे थे, हम लोग इसको सहजम वाला सा यानी बड़ा सा कहते थे, लेकिन अब हम लोग इसको क्या कहेंगे, तालव्य सा। एक बात कहिए आप लोग, तालव्य सा, इसको मूर्धन्य सा और इसको दंत सा, और ये हमारा हा है। तो ये चारों वर्ण सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इसको उस व्यंजन के नाम से जाना जाता
है। अभी हमने आप लोगों को बताया कि हमारे जो व्यंजन वर्ण है ये सारे हल प्रत्याहार के अंतर्गत गिने गए हैं, इसीलिए हम इसको हल भी कहते हैं। तो हमारे हल यानी व्यंजन वर्ण कितने हैं, मैंने आप लोगों से बताया भी 33। तो इसके पहले हमने बताया कादय मावसाना यानी अस्पष्ट व्यंजन हमारे कितने हैं 25 यानी पंचदीर्घक। अभी हमने आप लोगों को बताया था अंतस्थ व्यंजन या वारा ला, तो कितने थे 4। उसके बाद हमने आप लोगों को बताया ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन कितना बताया हमने आप लोगों को 4। कितने हुए बताइए आप लोग, कितने हुए हमारे 33 होंगे। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन में कितने होते हैं, तो आप लोग 33। 25 हमारे ये पूछा जाए अस्पष्ट व्यंजन तो कहेंगे 25, ये पूछा जाए अंतस्थ व्यंजन तो कहेंगे 4 यानी 4, ये पूछा जाए कि ऊष्म व्यंजन तो इसको हम लोग कहेंगे 4। जब हम लोग प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 35 यानी 33। यदि मान लो हम लोग इसका शाब्दिक अर्थ करें, मान लो हम लोग पढ़ते पढ़ते भूल जाए, एग्जाम में पूछा जाए कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, उसमें 4 ऑप्शन रहता है। तो उष्मा यानी हमारे अंदर से कुछ ऊष्मा कुछ गर्म हवा निकले, इसीलिए इसको ऊष्म कहा जाता है। तो हम एक बार आप लोग हमारा उच्चारण करिए सा, इससे आगे हाथ लगाइए, थोड़ी गर्म वायु आपको प्रतीत होगी। हाँ सा, इससे आप लोग जान जाएंगे कि हमारा ऊष्म व्यंजन कौन कौन सा है। तो हमने आप लोगों को बताया अस्पष्ट व्यंजन कादयो मावसाना यानी का है आदि में जिसके, यानी का है आदि में जिसके, आदि में प्रारंभ जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरू करते हैं तो वो है का है, उसके बाद है मावसाना यानी माँ है अंत में जिसके, यानी लास्ट में हमारा माँ है, तो ही हुआ का है प्रारंभ में जिसके और माँ है लास्ट में जिसके, वही हो गया कादयो माँ अवसाना, यानी का से लेकर माँ तक हमारे अस्पष्ट व्यंजन हैं। इसके बाद हम लोग चौथा पढ़ेंगे और लास्ट वो हमारा क्या है संयुक्त व्यंजन। चौथा क्या है संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है, तो संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मिश्रण से बना है, इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। और एग्जाम में पूछा जाता है ये कितने हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे कि ये संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं और कैसे बनते हैं। तो देख लीजिए, पहले हम लोग देखेंगे छा, वृक्ष वाला छा, देखिए कैसे कैसे बनाइए, का प्लस का प्लस आ बराबर छा। अगला हमारा क्या है त्रा, कैसे बनेगा ये ता, तकली वाला ता, उसके बाद अगला क्या होगा रा, रा से रस प्लस आ, तो हमारा क्या बन जाएगा त्रा, स्कूल वाला त्रा। अगला है हमारा ऊपर देख लीजिए, अगला है ज्ञा, ज्ञा से ज्ञान, ये हमारा बना है जा प्लस न्या प्लस आ, क्या बन जाएगा ज्ञा, ज्ञानी वाला ज्ञा। तो आप लोग यहाँ गा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग इसे ज्ञा कहते हैं, लेकिन क्या होता है ज्ञा, जा प्लस न्या प्लस आ हमारा क्या बन जाता है ज्ञा। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि ये वर्ड कैसे बने हैं तो आप लोग ऐसे इसको कर दीजिएगा कि जा प्लस न्या प्लस आ बराबर ज्ञा,
का प्लस मूर्धन्य स प्लस का बच्चा त्रा यानी ता रा आ बराबर त्रा। तो मान लो पूछा जाए कि हम लोग शुद्ध व्यंजन, हम लोग व्यंजन पढ़ रहे हैं ना, तो पूछा जाए कि हम लोग शुद्ध व्यंजन कैसे लिखेंगे, तो एक बार दे दीजिए, लिखते आइए। कोई पूछे ये शुद्ध व्यंजन है? नहीं, ये शुद्ध व्यंजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आ मिला हुआ है। तो शुद्ध व्यंजन कब होगा? जब इसके नीचे हलंत लगाएंगे। उसके बाद यानी जब हमें शुद्ध व्यंजन लिखना हो या कोई पूछे तो उसके नीचे हमें हलंत लगाना होगा। तो हम लोग संस्कृत वर्णमाला में वर्ण के प्रकार पढ़े। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। उसके बाद हम लोगों ने स्वर के प्रकार पढ़े। उसमें कौन सा है? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और हल्क स्वर, जिसके बारे में एक श्लोक भी प्रसिद्ध है, आप लोग जानते होंगे कि इसके बाद देखिए हम लिख दे रहे हैं। यानी एकमात्र भवेत हरस्सो, एकमात्र भवेत हरस्सो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु पुल्त ज्ञेयो, व्यंजनम च अर्ध मात्रिकम। बस आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।